बेटा आज हम लोग क्लास 11th शुरू करेंगे। ठीक है, क्लास 11th की केमिस्ट्री में पहला चैप्टर जो है हमारा वो है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। अगर हम कोचिंग कल्चर की बात करें तो हम इस चैप्टर को ना 2 और 3 पार्ट में बांटते हैं। जैसे हम इसको बोलते हैं मोल कंसेप्ट 1। अगर आप कोटा, दिल्ली जैसे कल्चर की बात करो जहां बड़ी बड़ी कोचिंग चल रही हैं, वहां पर ऐसे पढ़ाया जाता है मोल कंसेप्ट 1, मोल कंसेप्ट 2 और फिर कंसंट्रेशन टर्म्स, या फिर स्टोइशियोमेट्री 1, स्टोइशियोमेट्री 2 और कंसंट्रेशन टर्म्स ऐसे पढ़ते हैं। ठीक, तो हम लोग भी उसी तरीके से पढ़ेंगे, बट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर का नाम क्या है? सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। अब देखो, आप लोग क्लास 10th पास करे आए। क्लास 10th में क्या था? क्लास 10th में आपके पास एक थोड़े से नोट्स होते थे, आप उनको पढ़ लेते थे, रट लेते थे, बोर्ड्स में लिखाते थे और वही क्वेश्चन रिपीट होते थे जो पुराने सालों में पूछे गए थे और आपके मार्क्स आ जाते थे। अगर आप क्लास 11th और 12th के लिए प्रिपेयर कर रहे हो केवल, तो जितनी मैं थियरी कराऊंगा उतना काफी होगा आपके लिए, उन्हीं से क्वेश्चन आ जाएंगे फिर से। बट अगर मैं बात करूं नीट की या जेई की, तो नीट और जेई मेन में लेवल थोड़ा डाउन रहता है। जितना मैं क्लास में प्रॉब्लम्स कराऊंगा और जो थ्योरी कराऊंगा उतना काफी होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं जेई एडवांस के लिए, तो थोड़ी सी हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स और डालने पड़ेंगे। हमें कुछ एक्स्ट्रा टाइप के न्यूमेरिकल्स करने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा टाइप के क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, टाइप सीखने पड़ेंगे, अपना थोड़ा दिमाग का विस्तार बढ़ाना पड़ेगा। राइट, तो हम उस लेवल की भी प्रैक्टिस करेंगे। तो जेई एडवांस के लिए जो सेशंस रहेंगे, अब थ्योरी तो सेम ही है, हमें क्वेश्चंस अलग टाइप से करने पड़ेंगे, तो उनके लिए बिल्कुल सेपरेट सेशंस में लगाऊंगा, जिनको वही बच्चे देखेंगे जो जेई एडवांस को टारगेट कर रहे हैं। ठीक, बाकी लेक्चर्स किसके लिए हैं? बाकी लेक्चर्स उन सभी बच्चों के लिए हैं जो क्लास 11th से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो जेई हो, चाहे वो नीट हो, चाहे वो ओलंपियाड हो, चाहे वो क्लास 11th का ही एग्जाम हो, या वो कोई भी स्टेट बोर्ड का एग्जाम। ठीक, ये मेरा प्रॉमिस है कि जब मैं पढ़ा दूंगा उसके बाद आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। राइट, चलिए। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं क्लास 11th में हमारी केमिस्ट्री चलेगी कैसे, इस बात को हम जरा समझ लेते हैं। तो देखो, क्लास 11th में जो हमारी केमिस्ट्री है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड रहती है। पहली है फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरी है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और तीसरी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये जो हमारा सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री है वो चैप्टर है हमारे फिजिकल केमिस्ट्री का। तो आपको क्या करना है, तीनों केमिस्ट्री की, मतलब जैसे जैसे मैं चैप्टर्स पढ़ाता चलूंगा मैं आपको बताता चलूंगा ये चैप्टर किस केमिस्ट्री के अंडर आता है। तो आपको तीनों केमिस्ट्री की अलग अलग कॉपी बनानी है, यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री की अलग रहेगी, इनऑर्गेनिक की अलग रहेगी और ऑर्गेनिक की अलग रहेगी। ठीक है, बुक्स कौन सी लेनी है, मैं आपको बुक्स के बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि आज हम लोग शुरू कर रहे हैं तो बिल्कुल सारी बातें एकदम क्लियर हो जानी चाहिए आज की ही क्लास में। अगर आप क्लास 11th के लिए प्रिपेयर कर रहे हो केवल, तो आपके लिए एक बुक काफी है, एनसीईआरटी। ये किसके लिए है? क्लास 11th या 12th या कोई भी बोर्ड्स, या फिर अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। एनसीईआरटी इज इनफ। अच्छा, क्या एनसीईआरटी में से ही सब कुछ आएगा? बिल्कुल नहीं, मैं आपके पढ़ने के लिए कह रहा हूं। आपको अगर कुछ पढ़ना है तो वो केवल एनसीईआरटी पढ़नी है, बाकी तो आप मेरे लेक्चर देखोगे ही तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा अपने आप, उसमें आपको टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी। ठीक, तो क्लास 11th की एनसीईआरटी और क्लास 12th की साथ में ले लेना, नीट के लिए भी उतना काफी होगा। अगर मैं बात करूं जेई के लिए, तो जेई के लिए आपको कोई भी किताब नहीं पढ़नी है, केवल एनसीईआरटी ही पढ़नी है। क्यों? क्योंकि किसी भी किताब में आपको जेई का मटेरियल पूरा नहीं मिलेगा, वो मैंने अलग अलग किताबों से पढ़ पढ़कर आपको बता रखा है। हाँ, लेकिन आपको प्रॉब्लम्स करने के लिए
केवल जेई वाले बच्चों के लिए बोल रहा हूं, आपको प्रॉब्लम्स करने के लिए कोई ना कोई एक बुक खरीदनी पड़ेगी। तो मैं फिजिकल केमिस्ट्री की अभी बात कर रहा हूं केवल, मैं आपको 3 बुक के नाम बता रहा हूं, आपका जो मन हो आप वो ले लेना इन तीनों में से। ठीक, अगर तीनों में से कोई एक बुक किसी के पास है तो आप बाकी की दोनों बाई नहीं करेंगे, आप उसी में से प्रैक्टिस शुरू कर दीजिएगा, आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक, मैं उस तरीके से आपको पढ़ा दूंगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप में से तीनों, मतलब आपके पास तीनों में से कोई भी बुक नहीं है, तो आप कौन सी बाई करोगे? जो मैं पहले नंबर पर लिख रहा हूं, जिसका नाम है एन अवस्थी। एन अवस्थी, ये राइटर्स के नाम से बुक्स आती हैं। ठीक, आप किसी भी शॉप पर जाकर बोलोगे एन अवस्थी दे दो, वो दे देंगे, या फिर आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट कहीं पर भी डालोगे एन अवस्थी, लेटेस्ट एडिशन खरीदना, देख लेना लेटेस्ट एडिशन कौन सा है, उसी को बाई करना है। ठीक, शायद 15th या 16th है लेटेस्ट एडिशन, तो आप उसको देख लीजिएगा। ठीक, ये वाइब्रेंट एकेडमी के डायरेक्टर हैं फिजिकल केमिस्ट्री के, काफी अच्छे टीचर हैं और बहुत ही अच्छी उन्होंने कलेक्शन किया अपनी बुक में, जो जेई एडवांस ओलंपियाड सबके लिए बहुत अच्छी है। दूसरी बुक जो है वो है आरसी मुखर्जी। आरसी मुखर्जी, आप इस बुक को भी ले सकते हैं। और तीसरी है पी बहादुर। याद रखना, एक ही बुक लेनी है, सारी नहीं लेनी है, आपका जो मन करे आप वो ले लेना और आपका भला हो जाएगा। ठीक, बाकी तो मैं क्लासरूम प्रॉब्लम्स आपको खूब सारे दूंगा, सारे जेई के, नीट के, ओलंपियाड के जितने भी क्वेश्चंस आ रखे होंगे हम सब क्लास में ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले अब हम अपनी केमिस्ट्री शुरू करने जा रहे हैं। तो हम ये देखते हैं कि हमारी केमिस्ट्री का एक्चुअली हमारी डेली लाइफ में इंपॉर्टेंस क्या है। देखो, एक बात समझ लेना, जो लोग जेई के लिए प्रिपेयर करते हैं, जो जेई में रैंक लेकर आते हैं, वो कोई ऐसे नहीं होते कि किसी पेड़ पर उग रहे थे वो बच्चे और स्पेशल थे। राइट, वो जब उन्होंने प्रिपरेशन शुरू करी थी तो उनका लेवल भी बिल्कुल आपकी तरह था। उन्होंने 2 साल घोर तपस्या की, अच्छे से पढ़ाई करी और तब वो आपके लेवल पर आई। तो आपको भी वैसे ही करना है। हम जो भी चैप्टर शुरू करेंगे ये मानकर चलेंगे कि आपने आज तक केमिस्ट्री कभी जिंदगी में पढ़ी ही नहीं है, अब आप पहली बार केमिस्ट्री पढ़ रहे हो। राइट, तो पहली बार केमिस्ट्री पढ़ते टाइम आपको जो जो मैं सिखाऊंगा आप वो सीखते चलना। मैं आपको एटम की भी डेफिनेशन लिखवाऊंगा, मॉलिक्यूल की भी डेफिनेशन लिखवाऊंगा, यानी कि हम बिल्कुल एनसीईआरटी लेवल से शुरू होंगे और बहुत एडवांस लेवल तक जाएंगे, लेकिन पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक, अगर आप लेवल स्किप करोगे, आप सीधे फर्स्ट से थर्ड पर जाना चाहोगे, तो फिर बीच में आप अटक जाओगे। राइट, तो लेवल एकदम से इंक्रीज नहीं करना है, धीरे धीरे मेरे साथ चलते रहना, और बाय द एंड ऑफ 10 days यू विल गेट दैट व्हाट केमिस्ट्री इज बीइंग टॉट हियर। राइट, तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री की, जो आपका एनसीईआरटी का पहला पेज है। अच्छा, मार्केट में क्लास 11th वाले बच्चों के लिए ना कुछ और बुक्स भी बहुत फेमस हैं, जैसे मॉडर्न एबीसी है ना, आईसीएसई में नूतन वगैरह हैं, ये राइटर्स के नाम है, प्रदीप है। ये सब किताबें बहुत ही ज्यादा बेकार हैं, इनको बिल्कुल ना खरीदें। ठीक, जो भी आपका दुश्मन हो, जिसका आप चाहते हैं कभी सिलेक्शन ना हो, उनको ये किताबें आप गिफ्ट कर दें। पहली चीज आपको ये करनी है, इन किताबों को कोई भी नहीं खरीदेगा। दूसरी बात, अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो आज ही उसको तोड़कर, जलाकर या फिर संदूक में लॉक करके रख दो। 2 साल तक आप कैलकुलेटर को टच भी नहीं करोगे। आपको कितनी भी गंदी से गंदी कैलकुलेशन आए, हाथ से ही सॉल्व करना सीखना होगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे कैलकुलेशन को करते हैं, लेकिन आप खुद से कोई कैलकुलेशन कैलकुलेटर से नहीं करोगे, आपको खुद से ही करनी पड़ेगी। क्यों? एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं मिलेगा, पूरा क्वेश्चन आपको आता है लेकिन लास्ट में आपने कैलकुलेशन में 5 मिनट लगा दिए, गया आपका एक क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि वो 5 मिनट में शायद आप कोई दूसरा क्वेश्चन कर सकते थे। बेशक आप क्वेश्चन सही कर आओगे, मैं ये नहीं कह रहा, बट अगर आपकी कैलकुलेशन स्पीड नहीं होगी तो आप उस क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे एक पर्टिकुलर टाइम में। ठीक है, चलिए। तो इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री की बात करते हैं। तो केमिस्ट्री कई जगह लगती है, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने एसिड रेन का नाम सुना होगा। एसिड रेन, एसिड रेन क्यों होती है? ड्यू टू ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, फोस्फोरस, सल्फर। राइट, जैसे NO2 का ऑक्साइड है, वो पानी से मिला, उसने बना लिया HNO2 या HNO3, है ना। SO2 है, वो पानी से मिली, उसने बना लिया H2SO3, सल्फ्यूरस एसिड।
राइट। तो आपकी जो एसिड रेन होती है वो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, फोस्फोरस या सल्फर की वजह से होती है। दूसरी चीज, आपने ग्लोबल वार्मिंग का नाम सुना होगा, वहां पर भी कुछ केमिस्ट्री लगती है। जैसे ग्लोबल वार्मिंग किसकी वजह से होती है, मीथेन गैस हो गई, CO2 गैस हो गई, एटसेट्रा। ये सब हम आगे पढ़ेंगे अपने केमिस्ट्री में, 2 साल में हम ये सब चीजें बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। बट मैं आपको एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ कि केमिस्ट्री कहाँ कहाँ लगती है। आपने नाइट्रिक ऑक्साइड का नाम सुना है, NO, है ना। आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, ये आपकी ब्लड वेसल्स को क्या कर देता है, ब्रॉडन कर देता है। तो इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाता है। पिस्तों में होता है ये, है ना, पिस्ता जो आप खाते हो ना उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड होता है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड के क्या क्या यूजेस हैं, ये एक्ट करता है एज अ मैसेंजर, एक्ट एज अ मैसेंजर कंपाउंड इन ट्रांसमिशन ऑफ ब्रेन वेव्स, राइट। दूसरी चीज क्या है इसके बारे में, इन इम्यून सिस्टम it slows down the growth of ट्यूमर सेल्स, राइट। इम्यून सिस्टम में ट्यूमर सेल्स की ग्रोथ को स्लो करता है और ब्रेन वेव्स के ट्रांसमिशन में एक मैसेंजर कंपाउंड का काम करता है। जैसे आपको किसी ने कोई गर्म चीज टच कर दी, राइट, तो आपको तुरंत सिग्नल मिलता है ब्रेन को कि भाई मुझे गर्म चीज टच हुई है, मुझे अपना हाथ हटाना चाहिए। तो उसमें किसने हेल्प करी, नाइट्रिक ऑक्साइड, राइट। अगली बात, केमिस्ट्री का यूज आपने कहाँ पढ़ा होगा, प्रिजर्वेटिव्स में भी पढ़ा होगा, जब आपने रेंसिडिटी, कोरोजन, ये सब चीजें पढ़ी थी, राइट, क्लास 10th में। तो प्रिजर्वेटिव ऑफ फूड की तरह भी हम यूज करते हैं केमिकल कंपाउंड को, राइट। और हम फूड वेस्टेज को भी चेक करने के लिए यूज करते हैं या उसको कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं। जैसे आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा BHA, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन, राइट, BHT, है ना। और BHA क्या था, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। तो इस तरीके के कंपाउंड पढ़े होंगे। आप क्लास 11 12th में भी पढ़ोगे कुछ कंपाउंड, जैसे सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट। NaCl को भी हम प्रिजर्वेटिव की तरह यूज करते हैं, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, सोडियम मेटा बाइसल्फाइड, राइट। और कहां कहां है इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड की तरह यूज होता है, इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड। जैसे DDT का नाम आपने सुना होगा, DDT डालते थे। दूसरा होता है गैमेक्सीन, गैमेक्सीन को भी हम लोग यूज कर सकते हैं, ये कंपाउंड होता है, ठीक है। कैंसर थेरेपी में भी हमारी केमिस्ट्री यूज होती है। जैसे आपने नाम सुना होगा एक कंपाउंड का जिसका नाम है सिस्प्लेटिन। ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज्ड एज अ कैंसर थेरेपी, तो दैट इज सिस्प्लेटिन। एक और होता है टेक्सॉल, और ये सब एनसीईआरटी में दे रखा है। आप एनसीईआरटी ओपन करोगे, आपके मोल कंसेप्ट का पहला ही पेज, पहले तो हम लोगों की केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा हमारे वेदों में कहाँ कहाँ बताया गया वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। उसके बाद जो जहां से शुरू करी इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, वहीं पर कुछ ऐसे एग्जांपल्स दे रखे हैं। तो मैं बस आपको एनसीईआरटी का पहला पेज ही एक चार्ट फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में दिखा रहा हूं। आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और इसको रट लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि 4 मार्क का क्वेश्चन अगर इतनी सिंपल चीज से आ गया और आपसे नहीं हुआ तो आपको दुख होगा। अगला, एड्स। एड्स के ट्रीटमेंट में भी हम लोग केमिस्ट्री का यूज करते हैं। बेसिकली पूरी मेडिसिनल साइंस जो है वो केमिस्ट्री पे टिकी हुई है। सारी दवाइयां क्या हैं, केमिकल्स हैं। कौन सा कंपाउंड है, उसका नाम होता है एजिडोथाइमिडीन, एजिडोथाइमिडीन नाम का ड्रग होता है। इसको शॉर्ट में AZT बोलते हैं। इसको यूज कर सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से
हम लोग कई जगह केमिस्ट्री का यूज कर सकते हैं, जैसे और भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जैसे सुपर कंडक्टिंग सेरामिक्स बनाने के लिए, सुपर कंडक्टिंग सिरेमिक्स बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं केमिस्ट्री का एक कंपाउंड होता है परबोस्काइट नाम का, उसको यूज करते हैं। राइट, तो एक ये आपका इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री का छोटा सा पोर्शन था जो एनसीईआरटी में दे रखा था, तो वो मैंने आपको डिस्कस करा दिया। ठीक है, तो ये आपको नोट करना है। आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं बात करूं अपनी यूनिवर्स की, तो क्या लगता है आपको यूनिवर्स में क्या क्या है? यूनिवर्स में दो चीजें हैं, पहला मैटर और दूसरा एनर्जी। राइट, ओके। मैटर दो तरीके का हो सकता है, कौन कौन सा? या तो वो प्योर कंपाउंड हो, राइट, प्योर सब्सटेंस बोलना चाहिए मुझे, या तो वो प्योर सब्सटेंस हो या फिर वो मिक्सचर हो, है ना। प्योर सब्सटेंस कौन कौन से होंगे? ऐसी कोई भी चीज जिसके अंदर कॉम्पोजिशन जो है वो फिक्स्ड है, हैव फिक्स्ड कॉम्पोजिशन। जैसे जैसे आप ले लो H2O। H2O में फिक्स है कि भाई 2 ग्राम तो आपको लेना है H और 16 ग्राम लेना है आपको ऑक्सीजन, यानी कि 1:8 में लेना है आपको। अगर आपने रेशियो चेंज कर दिया तो फिर वो H2O नहीं रह जाएगा, वो कुछ और बन जाएगा। राइट, तो H2O क्या है? एक प्योर कंपाउंड है, प्योर सब्सटेंस है। राइट, क्यों? क्योंकि उनके अंदर कॉम्पोजिशन जो है वो फिक्स्ड है। दूसरी बात, प्योर सब्सटेंस के बारे में हम ये भी कह सकते हैं कि इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स। हम कोई भी फिजिकल मेथड लगाकर H2O में से H और O को अलग नहीं कर सकते। जैसे बाल्टी में पानी भरा हुआ है, आप जादूगर हो, आपने हाथ डाला और बोला आबरा कडाबरा और हाइड्रोजन अलग कर दिया और ऑक्सीजन अलग कर दिया, ऐसा तो नहीं कर पाते हो आप। राइट, क्यों? क्योंकि H2O एक प्योर सब्सटेंस है। अगली बात और क्या बोल सकते हैं हम बोल सकते हैं कि इट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू मोर सिंपलर फॉर्म्स। हम उसको और सिंपलर फॉर्म में डिवाइड नहीं कर सकते। मतलब H2O है, राइट, H2O को आप अगर डिवाइड करोगे तो आप डिवाइड नहीं कर पाओगे। हाँ, आप केमिकल मेथड लगाकर H2O में से H2 अलग और O अलग कर सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन सिंपलर फॉर्म में फिर वो वाटर नहीं रह जाएगा, वो तो हाइड्रोजन गैस बन गई, वो तो ऑक्सीजन गैस बन गई। और ये भी करने के लिए आपको कोई केमिकल मेथड लगाना पड़ा, आप फिजिकल मेथड से इस काम को नहीं कर सकते थे। राइट, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि प्योर सब्सटेंस वो होते हैं जिनके अंदर फिक्स्ड कॉम्पोजिशन हो, उनको फिजिकल मेथड से हम अलग ना कर पाए और उनको सिंपलर फॉर्म में डिवाइड ना कर पाए। तो फिर मिक्सचर क्या होंगे? अरे सर उल्टा कर दो प्योर सब्सटेंस का, जिनकी कॉम्पोजिशन वेरिएबल हो। जैसे शरबत बनाया आपने, 1 गिलास पानी में 5 चम्मच चीनी डाल दी, तो लोग उसको क्या बोलेंगे? हाँ भाई शरबत बन गया। मुझे गुस्सा आई, मैंने 1 चम्मच और डाल दी, तो अब क्या उसको शरबत ना बोलूं? अब भी बोलूंगा शरबत। क्यों? क्योंकि शरबत बनाने के लिए पानी और चीनी मिक्स होने चाहिए। कितने होंगे ऐसा कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं है, यानी कि कॉम्पोजिशन आप वेरी कर सकते हो अपने अपने टेस्ट के अनुसार। किसी को ज्यादा मीठा पसंद है वो ज्यादा चीनी डालेगा, किसी को कम मीठा पसंद है वो कम चीनी डालेगा। दूसरी बात, इट कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। राइट, पीएम क्या है? फिजिकल मेथड। कैसे? चीनी घुली हुई है पानी में, पानी को गैस पे गर्म करने के लिए रख दो, पानी उड़ जाएगा, चीनी रह जाएगी। अलग हो गए? हाँ हो गए,
कोई केमिकल रिएक्शन करी? नहीं, गर्म किया था पानी को, फिजिकल मेथड अपनाया था। लेकिन अगर पानी को गर्म करोगे तो ऐसा तो नहीं होगा कि हाइड्रोजन उड़ गई और ऑक्सीजन वहीं है, ऐसा तो नहीं होगा, राइट? तो पानी पूरा उड़ेगा, H2O के वेपर्स उड़ेंगे। तो इसलिए पानी प्योर सब्सटेंस था, लेकिन शरबत क्या है? मिक्सचर है। अच्छा, अब अगर मैं आगे चलूं थोड़ा सा, तो जैसे हम लोग प्योर सब्सटेंस पर पहुंच गए इधर, और इधर हम लोग मिक्सचर पर पहुंच गए और इनकी हमने प्रॉपर्टीज देख ली। अब आगे बढ़ते हैं। प्योर सब्सटेंस को भी अगर मैं क्लासीफाई करूं तो दो पार्ट में क्लासीफाई कर सकता हूं, एक एलिमेंट और दूसरा कंपाउंड। एलिमेंट और कंपाउंड। ऐसे ही अगर मैं मिक्सचर को क्लासीफाई करना चाहूं तो इसको मैं कर सकता हूं होमोजीनियस मिक्सचर, जिसको आपकी किताबों में सॉल्यूशन नाम दिया गया है, और एक होता है हेटेरोजीनियस मिक्सचर। तो ये दो टाइप के मिक्सचर मैं बोल सकता हूं। अच्छा, बारी बारी देखते हैं सबके बारे में। एलिमेंट को अगर मैं चेक करूं तो एलिमेंट में मैं क्या बोलूंगा? एलिमेंट वो चीज होती है जो मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स। जैसे मैंने आपको लोहा दे दिया, मैंने आपसे पूछा लोहे के अंदर क्या है, आप बोलोगे Fe के एटम्स है। भाई लोहे के एटम्स ही हैं, आयरन के एटम्स ही हैं, बस और कुछ नहीं है वहां पर, राइट? तो एलिमेंट चाहे मैं पूरा एकदम पहाड़ भरकर कोई एलिमेंट ले लूं, या फिर मैं एक छोटा सा मुट्ठी भरकर ले लूं, या चुटकी में ले लूं, मैं सभी एलिमेंट्स में अगर मैं चेक करूंगा तो केवल एक ही चीज होगी, क्या? उस एलिमेंट के एटम्स, और उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक एटसेट्रा, कुछ भी ले लो। कंपाउंड्स की बात करूं मैं तो कंपाउंड्स में क्या बोलूंगा कि भाई दे आर मेड अप ऑफ टू और मोर टाइप्स ऑफ एटम्स या आयंस, बट किसमें? इन अ फिक्स्ड रेशियो। वो फिक्स्ड रेशियो में होने चाहिए। डेफिनेशंस का ध्यान रखना। असर्शन रीजन के जब भी क्वेश्चन वो पूछता है ना, जैसे नीट 2022 में कितने सारे असर्शन आए थे, है ना, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो वो ऐसी छोटी छोटी चीजें खा जाता है और आपको पता नहीं चलता। आप उस स्टेटमेंट को ट्रू बोल दोगे, एक्चुअली वो फॉल्स होगा। तो फिक्स्ड रेशियो में दो या दो से ज्यादा टाइप के एटम्स अगर कंबाइन करते हैं तो हम क्या बोलेंगे? कंपाउंड बन गया। जैसे CO2 फिक्स है, एक कार्बन दो ऑक्सीजन होने चाहिए। H2O फिक्स है, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन होने चाहिए, एटसेट्रा, राइट? अच्छा, अब कंपाउंड भी दो टाइप के होते हैं, या तो आयनिक होगा या फिर कोवेलेंट होगा, या तो आयनिक होगा या फिर कोवेलेंट होगा। इन दोनों की चर्चा हम डिटेल में करेंगे अपने चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग में, राइट? तो यहां पर हम इस क्लासिफिकेशन को बंद करते हैं कंपाउंड का। मिक्सचर पर चलते हैं। तो अब होमोजीनियस मिक्सचर और हेटेरोजीनियस मिक्सचर में पहले डिफरेंशिएट कर लेते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर कौन से होंगे? जिनके अंदर यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होगी। याद रखना, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं बोला फिक्स्ड कॉम्पोजिशन होगी, मैंने बोला यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होगी। इसका मतलब क्या है? पानी में चीनी डाल दो, ठीक है? अब आपने क्या किया? उस पानी के, मतलब जिस पानी में चीनी डाली थी, उसके तीन हिस्से कर दिए और तीनों को अलग अलग ग्लास में कर लिया और तीनों को टेस्ट करके देखा। ऐसा तो नहीं होगा कि जब वो तीनों एक ही ग्लास में पड़े हुए थे तो मिठास ज्यादा थी, और जब तीनों अलग अलग ग्लास में आ गए तो मिठास कम हो जाएगी उस पानी की? ऐसा तो नहीं होगा। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कॉम्पोजिशन जो थी वो यूनिफॉर्म थी, यानी कि आपने जितनी भी चीनी डाली वो पूरे पानी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुई। तो आप चाहे उस पानी के कितने भी हिस्से करो, आपकी जो कंसंट्रेशन है या जो मिठास है वो कम नहीं होगी, राइट? तो इसलिए शुगर सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस सॉल्यूशन। लेकिन अगर मैं हेटेरोजीनियस मिक्सचर की बात करूं तो इसमें मैं बोलूंगा कि कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म नहीं है। इसका कोई एग्जांपल? हाँ, पानी में सैंड डाल दो, बालू, तो अब क्या होगा?
थोड़ी सी तो मतलब टर्बिडिटी सी बन जाएगी, है ना, पानी जो है वो थोड़ा गंदा सा हो जाएगा, और बाकी की जो मिट्टी है वो मोस्टली नीचे बैठ जाएगी। सही है। तो अगर आप उसको पानी को कहीं पर पलटते हो बहुत धीरे धीरे किसी दूसरे ग्लास में, तो आधी मिट्टी, आधी से ज्यादा मिट्टी, लगभग 80 से 90% मिट्टी जो होगी वो नीचे बैठ जाएगी, और वो जो पानी के साथ थोड़ी सी मिट्टी आएगी और वो दूसरे ग्लास में आ जाएगी। राइट। तो आपने क्या किया, आपने जब सेपरेट करने की कोशिश करी तो कॉम्पोजिशन नॉट यूनिफॉर्म थी, इसलिए पहले ग्लास में ज्यादा सैंड रह गई, दूसरे ग्लास में कम पहुंची। सही है। तो इसलिए हमने क्या बोला, ये एक हेट्रोजीनस मिक्सचर था। दूसरी बात कहें अगर हम, तो होमोजीनियस सॉल्यूशन की या होमोजीनियस मिक्सचर की एक और स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं कैन नॉट बी सीन नाइदर बाय नेकेड आई और अंडर माइक्रोस्कोप। इसके जो कंपोनेंट्स होंगे आप उनको ना तो नेकेड आई से देख पाओगे, ना ही जब आप अगर उसको स्लाइस में लेकर माइक्रोस्कोप के नीचे रखोगे तो भी आपको नहीं दिखेगा। जैसे फॉर एग्जांपल पानी में चीनी घोल दी, अब आपने उस एक ड्रॉप ली उस पानी की यानी कि उस शरबत की, और उसको स्लाइस पर रखा माइक्रोस्कोप में देखने के लिए, तो आपको वो पानी ही दिखेगा, ऐसा नहीं कि उसके अंदर शुगर के मॉलिक्यूल्स हाई हेलो करते हुए दिख जाए कि हाँ मैं बैठा हुआ हूँ पानी में। राइट। तो वो क्या है, वो एक होमोजीनियस मिक्सचर है या फिर वो सॉल्यूशन है। लेकिन हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होगा, कंपोनेंट्स कैन बी सीन। कंपोनेंट्स कैन बी सीन, ऐसा क्यों, वो देखेंगे, क्योंकि साइज बड़ा होगा। राइट। तो कंपोनेंट्स कैन बी सीन जो मैंने लिखा है वो दोनों के लिए वैलिड है। हो सकता है आपको नेकेड आई से कंपोनेंट्स ना दिख रहे हो, लेकिन जब आप उसको माइक्रोस्कोप के अंदर रखो तो आपको शायद वो कंपोनेंट्स दिखने लग जाएं, और जैसी कंपोनेंट्स दिखे यू विल डिक्लेयर दैट इट इज अ हेट्रोजीनस मिक्सचर, दैट्स ऑल, खत्म बात, कुछ नहीं देखना फिर बाकी। ठीक है। चलो एग्जांपल्स की बात करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपसे पूछा एयर, एयर क्या है, आप बोलोगे सॉल्यूशन है या होमोजीनियस मिक्सचर है। क्यों, अरे एयर में ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, अदर गैसेस भी हैं, क्या आपको आंखों से दिखती हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। और क्या ऐसा होता है कि भाई आपको ऑक्सीजन अपने कमरे में ज्यादा मिल गई और जब आप अपने ड्राइंग रूम में गए तो वहां पर कम मिली, या आप जब अपनी छत पर चले गए तो वहां पर ऑक्सीजन कम मिली, ऐसा था क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि एयर में यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन था, ऑक्सीजन का भी, नाइट्रोजन का भी, CO2 का भी, सबका भी। राइट। तो सारी गैसेस का यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, और किसी भी गैस को ना तो हम नेकेड आई से देख सकते हैं ना ही अंडर माइक्रोस्कोप देख सकते हैं, इसलिए एयर इज अ सॉल्यूशन और होमोजीनस मिक्सचर। सारी की सारी अलॉय, तो दोनों मेटल को पिघलाया और उनका अलॉय बना दिया एक फिक्स कॉम्पोजिशन में। राइट। तो वो सब क्या हो गया, होमोजीनस मिक्सचर हो गया। पानी में नमक डाल दो या पानी में शुगर डाल दो तो वो क्या है, सॉल्यूशन है, होमोजेनियस मिक्सचर है। पानी में ग्लूकोज डाल दो, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, तो वो भी क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर है, एटसेट्रा। हेट्रोजीनस की बात करूं तो पानी और ऑयल को मिक्स कर दो, हेट्रोजीनस है। दो होली कलर्स को मिक्स कर दो, हेट्रोजीनस है। ग्रेफाइट और डायमंड को मिक्स कर दो, हेट्रोजीनस है भाई। सैंड वाटर की बात हमने करी ली, पानी में मिट्टी घोल दो या बालू घोल दो। किसी भी एलिमेंट के साथ उसका कोई कंपाउंड डाल दो, जैसे आयरन एक एलिमेंट है उसके साथ आपने FeO डाल दिया, दोनों की प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग अलग होंगी। FeO एक पाउडर की फॉर्म में होगा, Fe जो होगा वो एक सॉलिड सब्सटेंस की फॉर्म में होगा। ठीक है ना, उसकी आप हो सकता है छोटी छोटी कीलें डालो, कुछ भी डालो। राइट। तो Fe और FeO को डाल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से हम लोगों ने प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर को भी क्या कर लिया, क्लासिफाई। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं या जो मैंने जो एग्जांपल्स आपको लिखवाई आपके बोर्ड्स में पूछे जाएंगे। अब मैं बात करता हूँ नीट जेई में अगर क्वेश्चन आता है इस पोर्शन से तो कैसा आएगा।
कुछ अच्छे क्वेश्चंस की हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल लिखूंगा, आपको बताना होगा वो क्या है। ठीक, तो मैं सारे एग्जांपल लिख रहा हूं, आप लोग वीडियो को पॉज करना, पहले सब खुद करने की कोशिश करना, उसके बाद आप लोग वीडियो को आगे देखना। आपको बताना होगा, मैं पर्टिकुलर कोई चीज लिखूंगा तो वो एलिमेंट है, कंपाउंड है, होमोजीनियस मिक्सचर है या हेटेरोजीनियस मिक्सचर है। चलिए, तो आई होप आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए होंगे। अब हम लोग देखते हैं कि इनके आंसर्स क्या क्या होंगे। तो देखो बच्चों, मिल्क, बहुत सारे लोगों ने शायद मिल्क को होमोजीनस मिक्सचर लिखा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं मिल्क हेटेरोजीनस मिक्सचर होता है। अरे ऐसे कैसे बोल दिया आपने, मिल्क हेटेरोजीनस मिक्सचर कैसे हो गया? मिल्क के अंदर जो भी चीजें होती हैं वो हमें नहीं दिखती, और पूरे दूध का कॉम्पोजिशन सेम होता है, उसमें पानी जितना है वो पूरे दूध में है, फैट जितना है पूरे मॉलिक्यूल में है, राइट, या पूरे दूध में है। तो आप इसको हेटेरोजीनस मिक्सचर कैसे बोल रहे हो? तो जब बेटा आप लोग मिल्क की कोई एक ड्रॉप लेकर उसको अंडर माइक्रोस्कोप देखोगे तो आपको उसमें प्रेजेंट होने वाले फैट मॉलिक्यूल्स या फैट ग्लोब्यूल्स जो हैं बड़े बड़े, वो साफ साफ दिखेंगे वाटर मॉलिक्यूल्स के चारों ओर। यानी कि मिल्क के अंदर फैट होता है ना, तो और पानी भी होता है, तो पानी के चारों ओर तैरते हुए आपको फैट ग्लोब्यूल्स बड़े बड़े साफ साफ दिख जाएंगे जब आप उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो, राइट। तो नेकेड आई से नहीं देख सकते, लेकिन माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं, इसलिए मिल्क क्या है? एक हेटेरोजीनस मिक्सचर है। CuSO4 नो डाउट एक कंपाउंड है। गोल्ड चेन के बारे में क्या कहना है आपका? तो गोल्ड चेन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। ऐसा क्यों? आप जब भी सोने की चेन बनवाने जाते हो, क्या उसमें बिल्कुल 24 कैरेट गोल्ड होता है? नहीं। अगर हम 24 कैरेट गोल्ड कर देंगे वहां पर, तो क्या होगा? उस सोने की चेन की जो मजबूती है वो खत्म हो जाएगी, राइट। तो हम उसमें क्या करते हैं, कुछ इंप्योरिटीज मिलाते हैं, थोड़ी सी कॉपर मिलाते हैं, थोड़ी सी चांदी मिलाते हैं, इस तरीके से, और उसको हम 22 कैरेट का बना देते हैं, राइट। तो एक तरीके से वो क्या हो गई, अब मिक्सचर हो गई, किसका? दो या दो से ज्यादा मेटल्स का, और दो या दो से ज्यादा मेटल्स के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? अलॉय। और अलॉय क्या है? होमोजीनस मिक्सचर। ब्लू विट्रियोल की अगर मैं बात करूं, ब्लू विट्रियोल क्या होता है? CuSO4.5H2, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, राइट। तो अब इसमें क्या है? कॉपर सल्फेट तो आपका एक कंपाउंड था, इसमें आपने थोड़ा सा पानी डाला और पानी जाकर उस कंपाउंड का पार्ट बन गया, राइट। तो अब ये क्या हो गया? ये एक होमोजीनियस मिक्सचर हो गया, ये एक होमोजीनियस मिक्सचर हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें दो चीजें थी, एक तो CuSO4 और एक 5H2O भी जुड़े हुए थे। तो कॉम्पोजिशन क्या हो गई? एक तो आपने कॉम्पोजिशन फिक्स कर दी, वेरिएबल कॉम्पोजिशन नहीं है, है ना। और दूसरी चीज, आप पानी के मॉलिक्यूल्स को ना तो
नेकेड आई से देख पाओगे, ना ही आप उसको अंडर माइक्रोस्कोप देख पाओगे। सोडा ऐश की बात करूं अगर मैं, तो अच्छा, अगर मैं कुछ जनरलाइज बातें बोलूं तो मैं बोल सकता हूं कि सारे के सारे हाइड्रेटेड कंपाउंड, ऑल हाइड्रेटेड कंपाउंड्स आर होमोजीनियस मिक्सचर। कौन कौन से हाइड्रेटेड कंपाउंड आपने क्लास 10th में पढ़े थे? आपने जिप्सम पढ़ा था, आपने प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़ा था, आपने FeSO4.7H2O पढ़ा था, आपने वॉशिंग सोडा पढ़ा था। सही है। तो इस तरीके से ऐसे MgSO4 भी होता है, राइट। तो इस तरीके से LiCl.2H2O होता है। तो इस तरीके से कंपाउंड्स होते हैं। तो जितने भी ऐसे कंपाउंड्स हैं जो हाइड्रेटेड फॉर्म में हैं, तो वो सब क्या है? होमोजीनस मिक्सचर। और अगर मैं हीट करके इनमें से जितना भी ये पानी लगा हुआ है वो सब हटा दूं, इनको क्या बोलते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये जितने भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इनको हटा दूं, तो ये सारे कंपाउंड कैसे हो जाएंगे? एनहाइड्रस, विदाउट पानी। और अब ये किस फॉर्म में है? अब ये कंपाउंड बन गए। तो जैसे ये वॉशिंग सोडा है, राइट, इसको अगर मैं हीट करूं और इसके 10 के 10 पानी के मॉलिक्यूल निकाल दूं, तो ये बन जाता है Na2CO3। इसको हम लोग बोलते हैं सोडा ऐश। तो सोडा ऐश क्या है? कंपाउंड है। वॉशिंग सोडा क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर है। ड्राई आइस क्या होता है? सॉलिड CO2। CO2 को सॉलिड फॉर्म में ले लो तो वो क्या है? कंपाउंड है। सिलिकॉन एक एलिमेंट है, इसका सिंबल ऐसा ही होता है। कंसंट्रेटेड H2SO4 का मतलब क्या है? आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, कोई एसिड और बेस की तरह बिहेव ही तब करता है जब उसको पानी में डाला जाए। तो इसका मतलब H2SO4 तो था ही, साथ में पानी भी रहा होगा इसमें, और पानी था तो ये क्या बन गया? होमोजीनियस मिक्सचर। तो एक और जनरलाइजेशन आप लिख सकते हो कि ऑल एसिड्स एंड बेसिस in either concentrated form or in dilute form are homogeneous mixture। लेकिन अगर मैं यही आपसे कहता HCl गैस बताओ क्या है, आप बोलते कंपाउंड है सर। HCl गैस कंपाउंड है। अगर मैं आपसे बोलता NaOH के पैलेट्स, पैलेट्स मतलब NaOH को सॉलिडिफाई करके उसके कंकड़ बना लिए, ये क्या है? आप बोलते सर कंपाउंड है। क्यों? केवल NaOH ही होगा इसमें। लेकिन अगर मैं आपसे कहता कंसंट्रेटेड NaOH, अब आप कहते सर आपने बेस की बात कर दी, अब ये मिक्सचर है। क्यों? इसमें पानी भी होगा। ठीक है। डीजल की बात करें तो डीजल क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर है, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। क्लाउड्स, ये इंपॉर्टेंट है। क्लाउड्स क्या है? क्लाउड्स बेटा हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। क्यों? क्लाउड्स क्या होते हैं? वाटर वेपर्स को एयर में कंडेंस कर लो, राइट, तो वो बन जाते हैं क्लाउड्स। अब कितनी एयर है और कितना पानी है, ये कोई फिक्स्ड है क्या? बिल्कुल नहीं है फिक्स, राइट। हो सकता है बादल के किसी प्रपोर्शन में ज्यादा पानी हो, किसी प्रपोर्शन में कम पानी हो, है ना। जब आसमान से बारिश गिरती है तो आप देखते होगे एक बूंद और दूसरी बूंद के बीच में थोड़ा सा गैप रहता है ना। छत का एक पोर्शन शायद सूखा रह जाता होगा, है ना, दूसरे पोर्शन में पहले बूंद गिरती होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जो बादल के प्रपोर्शन थे ना, उनकी वजह से। दूसरी चीज, आप देखकर पता लगा लेते हो आज बादल घने हैं, बारिश हो सकती है। कैसे पता लगाया? क्योंकि आपको जो वाटर ड्रॉपलेट्स थी वो दिख रही थी, जिनकी वजह से बादल का कलर जो था वो चेंज हो गया था। तो क्लाउड्स क्या है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। लेकिन अगेन ह्यूमिडिटी की अगर मैं बात करूं, ह्यूमिडिटी क्या होता है? हवा में नमी का होना, है ना। तो वो होता है होमोजीनियस मिक्सचर। आज हवा में कितनी नमी है? अरे हमको क्या पता कितनी है भाई, हमको थोड़ी दिख रहा है पानी में वाटर ड्रॉपलेट्स। वो तो हम फील करके बता पाते हैं, राइट। हमको दिख तो नहीं रही थी, हमें तो हवा ही नहीं दिख रही थी, तो हम उसमें प्रेजेंट होने वाले वाटर ड्रॉपलेट्स को कैसे देख पाते? तो हम उनको नहीं देख सकते थे, राइट। और जैसी हवा यहाँ है वैसी हवा घर के बाहर भी होगी। मतलब एक पर्टिकुलर रीजन की अगर मैं बात करूं तो उसमें हवा कैसी रही होगी? सेम ही रही होगी। तो ठंडक हर हवा में सेम ही रही होगी,
राइट। तो वो क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर। ह्यूमिडिटी क्या होता है, वाटर वेपर इन एयर, राइट। डिस्टिल्ड वाटर की अगर मैं बात करूं, डिस्टिल्ड वाटर को हम लोग डी आयोनाइज्ड वाटर भी बोलते हैं, याद रखना। और टैप वाटर की अगर मैं बात करूं, तो नल से जो पानी आ रहा है उसमें कई सारी इंप्योरिटीज होती हैं, कई सारे एलिमेंट्स होंगे, कैल्शियम हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है, लेड हो सकता है ना। तो इसकी वजह से क्या हो गया, टैप वाटर आपका मिक्सचर हो गया, कौन सा, होमोजीनियस मिक्सचर। लेकिन डिस्टिल वाटर क्या होता है, डिस्टिल वाटर का मतलब है प्योर पानी, है ना, डीआयोनाइज्ड पानी, कुछ नहीं है उसके अंदर, केवल क्या है, पानी ही पानी है। तो वो क्या है, एक कंपाउंड है। क्यों, इट इज ओनली H2O। ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग डिफरेंशिएट करोगे किसके बीच में, कंपाउंड्स, मिक्सचर, एलिमेंट और सॉल्यूशंस वगैरह के बीच में। तो एक बहुत छोटी सी एक्सरसाइज थी बट बहुत क्रूशियल एक्सरसाइज है। क्यों, क्योंकि अगर इतने सिंपल क्वेश्चंस भी आए और हमसे छूट गए तो बहुत दुख होगा कि हमें डिफरेंशिएट करना नहीं आया। हाँ, ये मेरा प्रॉमिस है, जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो कहीं ना कहीं इन्हीं एग्जाम्पल्स के इर्द गिर्द घूम रहा होगा। तो अगर आपने इन एग्जाम्पल्स को अच्छे से समझ लिया है तो आप आराम से उन एग्जाम्पल्स को भी कर लोगे। अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहा है कि सर मेरे पास एक पर्टिकुलर चीज है, बताओ ये क्या है, तो आप कमेंट में लिखिए, उसका आंसर देंगे, मैं भी दूंगा और बाकी बच्चे भी सोचेंगे उस कमेंट के बारे में, राइट। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और शुरू करेंगे हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज को, राइट। तब तक के लिए बाय बाय।